अस्सलाम वालेकुम। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने अपने कैरियर का स्टार्ट एज अ चाइल्ड एक्टर किया, उसके बाद 100+ कमर्शियल किए, ड्रामास किए, शॉर्ट फिल्म्स की। उसके बाद वो इंटरनेशनल स्टडी के लिए, फिल्म मेकिंग के लिए वो पाकिस्तान से बाहर चली गई, चाइना। अब वो वापसी पाकिस्तान आई हैं और आजकल अपने प्रोजेक्ट्स में बिज़ी हैं पाकिस्तान में, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप मैं बताया बेसिकली आपने इतना काम किया इंडस्ट्री में, चाइल्ड से शुरू हुई आप, ड्रामास के, कमर्शियल किए, उसके बाद आप चाइना चले गई। तो कैसा रहा ये आपका जो जर्नी थी? थोड़ा सा जर्नी के बारे में बताएं अपनी मुझे। पहले तो वो बात करने के लिए उससे पहले आई थिंक मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। बिल्कुल। पाकिस्तान में मैंने काम शुरू किया था बैक इन 2005। आई वाज वेरी यंग, आई वाज अ चाइल्ड स्टार एंड इंडस्ट्री उस टाइम पे 35 mm की फिल्म पे काम करती थी। डिजिटल नहीं आया था, यूट्यूब नहीं था, तो कमर्शियल्स बहुत एक्सपेंसिव बनते थे। कमर्शियल्स की प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन के लिए हम बेसिकली ये लोग भेजते थे डेटा रील को, थाईलैंड हो गया या यूएस हो गया, तो इट यूज्ड टू कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड उस टाइम पर फिल्म्स नहीं बनती थी। अच्छा। तो मुझे बनानी थी फिल्म, क्योंकि मेरा बचपन से शौक था कि मैं फिल्म्स बनाऊंगी, चाहे एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, एनी वे आई वांटेड टू मेक फिल्म्स। So I remember I was doing a commercial once and there's a very senior director now, film director हैं, उस वक्त वो AD होते थे। अच्छा। तो मेरी उनसे कॉन्वर्जेशन हो रही थी एंड मैंने उनको बोला कि पाकिस्तान में लोग फिल्म्स क्यों नहीं बनाते? आई वाज वेरी यंग, आई सेड दैट। तो उन्होंने कहा फिल्म्स पे है इतना मार्जिन नहीं है, पैसा जल्दी नहीं निकलता, पैसा फंस जाता है, 10 मसले हैं। तो मैंने बोला मैं फिल्म बनाऊंगी उनको। माशाल्लाह से वैसे चैलेंजिंग आपने इसको एग्जैक्टली मैंने कहा मैं बनाऊंगी। वैसे माशाल्लाह से अभी उन्होंने अभी 3-4 फिल्में बनाई हुई हैं यहाँ पर। कौन है, तो क्या नाम बताएंगे? मैं नाम थोड़ा अवॉइड करती हूँ लेना, बट ही इज़ माशाल्लाह इज़ वेरी वेल नोन डायरेक्टर इंडस्ट्री के। उसके बाद उस वक्त यहाँ पे मीडिया साइंसेस शुरू हुआ था, उसके 4 साल बाद, 4-5 साल बाद। तो यहाँ पर फिल्म सीखने के लिए कोई जगह नहीं थी। या तो आप प्रैक्टिकली स्टूडियो में जाओ, कहीं पर काम करो प्रैक्टिकली, बिल्कुल यू नो फ्रॉम ग्राउंड ज़ीरो से, और वो भी आप प्रैक्टिकल वे सीख सकते थे। जो उसके पीछे पूरी जो फिल्म की साइंस है, यू कुडंट लर्न फ्रॉम देयर। सो आई हैड अ विजन कि मैं फिल्म स्टडी करूँगी तो बाहर से ही करूँगी, पाकिस्तान से कभी नहीं करूँगी। अगर कभी आगे इन फ्यूचर ऐसी ऑप्शन मिलती भी है तो इसी वजह से आप पाकिस्तान से बाहर गए। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं गई थी चाइना। मैं पढ़ी हूँ बीजिंग फिल्म एकेडमी से बेसिकली। बीजिंग उसको बोलते हैं बेईहैंग दियानिंग शोयुआन। तो बीजिंग फिल्म एकेडमी पूरे एशिया में नंबर 5 पर आती है। एक्चुअली नहीं, पूरे एशिया में नंबर 1 पर आती है और पूरे दुनिया में नंबर 5 पर आती है। यूनिवर्सिटी जब मैं गई तो माई एक्सपीरियंस वॉज नेक्स्ट लेवल। यूनिवर्सिटी नहीं इसलिए कहलाती, वो फिल्म स्कूल ही है फिल्म्स के लिए। वहाँ पर उनका एक्टिंग डिपार्टमेंट सेपरेट था, डायरेक्शन डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट, अंदर स्टूडियोज़ थे। अंदर उस टाइम पर बैक इन 2016-15 उनके पास उस टाइम पर 8K स्क्रीन्स थी, ठीक है, जो जहाँ पर प्रीमियर्स लगते थे। तो इट वॉज़ वेरी बिग थिंग फॉर मी। एंड हम इक्विपमेंट डिपार्टमेंट्स में जाते थे, ऐसा लगता कि हम शॉपिंग कार्ट जैसी फील आती थी। हम कार्ट लेते थे एंड कार्ट के ऊपर हम सारे लाइटिंग स्टैंड्स और सारी चीज़ें डाल रहे, तो इट वाज लाइक आप जैसे किसी शॉपिंग आपको ओपनली जो करना है डेफिनेटली उसके लिए। एग्जैक्टली, वी वर्कड ऑन बिग कैमरास, वी लर्न द वेज एंड बट दे वर स्ट्रिक्ट एज वेल। फर्स्ट ईयर में दे स्टार्टेड विद फोटोग्राफी, फिल्म कैमरास को हाथ नहीं लगाने दिया उन्होंने। अच्छा। पहले तो बस पहले साल आपको सिर्फ नॉलेज दी उन्होंने, सिर्फ प्रैक्टिकल कुछ नहीं कराया? एग्जैक्टली, पहले साल वाज नॉलेज, थ्योरी बेस्ड ऑन फिलोसफी, आर्ट, साइंस, लाइट्स, तो फिज़िक्स, इस तरह की चीज़ें हमें पढ़ाई गई हैं। फिल्म थ्योरी, फिल्म हिस्ट्री, और पहले साल तो हमने सिर्फ ये किया। एंड मेन चीज़ पहले साल उनका फोकस था was फोटोग्राफी। कहते फिल्म बहुत बाद में आती है, फर्स्ट थिंग इज़ फोटोग्राफी। आप फोटोग्राफी से ही फिल्म सीखते हो। ऐसा ही है।
So it was, I think it was a wonderful experience. मतलब आपने पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है और जो आपने स्टडी किस में क्या डिफरेंशिएट है दोनों में, किस तरह दोनों वो कैसे काम कर रहे हैं, ये हम पाकिस्तानी कैसे काम करते हैं, तो आपने क्या फ़र्क देखा? In terms of education, universities- एजुकेशन एंड वर्क बोथ आर। अच्छा, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो अगर हम पहले चलें एजुकेशन वाइज बात करते एजुकेशन वाइज हैं। बात करते हैं। बेसिकली मैं बहुत सारे यहाँ पर फैकल्टीज़ को जानती हूँ, और मैंने मसला हम उनका नहीं है, मसला करिकुलम का है। मसला करिकुलम का है, मसला थ्योरी का है, जो नॉट जस्ट चाइना, पूरी जो मार्केट है जिसको मैं इंटरनेशनल मार्केट बोलती हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के कुछ वेज हैं ऑफ वर्किंग, जो स्टैंडर्ड्स हॉलीवुड फॉलो करता है वही स्टैंडर्ड यूरोप फॉलो करता है, वही स्टैंडर्ड बॉलीवुड फॉलो करता है, तो इट्स ऑल द सेम। बट जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम उसमें से कुछ भी फॉलो नहीं करते, तो इट्स लाइक हम, क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या वजह है? आई पर्सनली थिंक कि हम टीवी का बॉक्स होता है ना, हम उसी को उठा के लेके चले हैं इतनी बड़ी स्क्रीन पर काम करना है, उसी कॉन्सेप्ट के साथ। 3 चीज़ें पहले बेसिक में ही फिल्म्स में आपको पढ़ाया जाता है कि टीवी प्लेटफॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम फिल्म प्लेटफॉर्म, फिल्म इज़ लार्जर देन लाइफ, ठीक है। आप एक कोई भी ऑडियंस, कोई भी आम इंसान अपना पैसे खर्च करता है, टिकट खरीदता है और सिनेमा मूवी देखने जाता है, उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, उसको रिलैक्सेशन, एस्केप चाहिए फ्रॉम द वर्ल्ड, टेम्परेरी इन दैट 3 hours 2 hours मूवी। अच्छा, मेरा सवाल है जो यूनिवर्सिटी जो सर हैं जो पढ़ाते हैं ये सब कुछ, क्या वो खुद पढ़े लिखे होते हैं इस हवाले से, या सिर्फ वो प्रैक्टिकल करके वो आज टीचर लग गए और बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिकल, उनको थ्योरी नहीं पता कि रेट कैसे चलता है, ये पता चलता कैसे, लेकिन इसके पीछे लॉजिक्स क्या है, थ्योरी क्या है इसके पीछे, ये भी एक वजह हो सकती है? अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अच्छा सिनेमाटोग्राफर पूरी दुनिया में होता है, कोई भी बड़े से बड़ा सिनेमाटोग्राफर है ना, सबसे पहले वो स्टोरी सुनता है, कॉन्सेप्ट सुनता है, स्टोरी सुनता है, फिर वो सोचता है कि वो कौन से कैमरे पे काम करेगा, क्या रेड उसकी फिल्म की स्टोरी के लिए सूटेबल है या एरी एलेक्सा सूटेबल है, क्योंकि रेड देता है कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा, एरी की हाईलाइट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये डिसीजन कैसे वो दे रहा है, क्योंकि वो स्टोरी पढ़ रहा है तो डिसीजन बना रहा है। विजुअलाइजेशन ऐसे ही हो रही है ना, हमारे यहाँ पर पता ही नहीं होता, तो अगर आप किसी ऐसे सिनेमाटोग्राफर से मिलो, वो कहेगा आपकी मर्जी है, रेड सस्ता पड़ेगा आप वो कर लो, क्योंकि मार्केट में रेड इतना यूज़ नहीं हो रहा, तो लॉजिकल आंसर नहीं देगा कोई आपको, बस उसके बाद इक्विपमेंट है उसको देना है बस। हाँ, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं है कि वो क्यों यूज़ होगा, किस जगहों पे किन वजूहात की वजह से यूज़ होता है। जो प्रोडक्शन से रेंट लेके रखे, जो रेंट पे देते हैं बेसिकली बस वो बस बोलते हैं ले लें आप कुछ। हाँ, ये अब रेंटल वालों का तो काम है बेचना, ये काम है सिनेमाटोग्राफर का समझना कि वो किस चीज़ पे फिल्म बनेगी, और ये उसको कभी यहाँ पे स्कूल में भी नहीं बताया गया, तो बेचारे की गलती नहीं है। और व्हाट अबाउट द VFX? अब दुनिया जो है इंटरनेशनल जो है वो VFX पे आधी 50-70 फिल्में मूवीज़ जो जो हैं वो VFX पे बना देते हैं। पाकिस्तान में स्टिल आज भी VFX है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस तरह का काम नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब बेसिकली मेरा सवाल है, इतना पीछे क्यों है हम, इतना ज़्यादा? अच्छा, ये बड़ा डेप्थ वाला सवाल किया आपने, बिकॉज देखिए, फिल्म इज़ द ओनली थिंग इन द वर्ल्ड जो पैशन बेस्ड स्टार्ट हुई थी। इनिशली फिल्म्स जब बना है, इट वाज ऑल पैशन। मसला ये है कि जब आप पैशन को हटा के खाली मनी को इन कर देते हैं, तो फिर ये होता है एज अ बिजनेस। अब VFX में हम पीछे इसलिए बिकॉज वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट मनी। हमारे पास क्लाइंट काम लेकर आता है, हम हल्के फुल्के टचेस कर देते हैं, हम कहते हैं वी आर डन। हालांकि VFX इज लाइक ए नेक्स्ट लेवल गेम। VFX की डेप्थ पढ़नी पड़ती है, वो विद प्रैक्टिस विद टाइम आप जाके बेहतर होते हो। हमारे पास इतने प्रोज हैं ही नहीं। आप एक इंटरनेशनली कोई भी एक जो VFX आर्टिस्ट होगा ना, वो जैसे रोटोस्कोप का काम कर रहा है, वो रोटोस्कोप का काम पिछले 20 साल से कर रहा होगा, और वो रोटोस्कोपिंग ही कर रहा होगा। वहाँ के डिपार्टमेंट्स उसको किसी और में शिफ्ट ही नहीं करते। इट्स कॉल्ड स्पेशलाइजेशन। तो बिकॉज दे नो इट्स ट्रेनिंग अगेन, कि वो इतने सालों से उसका हाथ उस पर सेट हो गया है कि वो अब
उनको पता है कि इसको नए किसी डिपार्टमेंट में डालेंगे ना, इसकी ट्रेनिंग फिर से दोबारा ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट होगी। कंपनीज को फ़ायदा नहीं है, काम ज़्यादा बढ़ेगा, हम लोग पीछे हैं बिकॉज हम कहते हैं हम सिर्फ पैसा बना लें, हम हल्का फुल्का काम करके दे दें, हम कभी भी आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम पैशनेटली नहीं सोच रहे कि ये प्रोजेक्ट हमें इसमें परफेक्शन क्रिएट करनी है। अच्छा महक, पाकिस्तान में टैलेंट है या सिर्फ नहीं है? मतलब ऐसा भी तो है ना कि टैलेंटेड लोग ही नहीं है इसकी वजह से पीछे हैं, या टैलेंटेड है या हम कर नहीं रहे, मतलब बहुत सारे रीजंस हैं। तो आपकी नज़र में क्या रीज़न है? आप अभी काम कर रही हैं, पाकिस्तान वापसी आई हैं आप, तो आपने क्या डिफरेंशिएट देखा कि क्या वजह है कि लोग हैं या लोग है ही नहीं, करना ही नहीं चाह रहे चीज़ें, या सिर्फ एज अ बिजनेस पर्पस के लिए बस फिल्म बनाई, बन गई, ड्रामे की तरह हमने शूट किया, कट टू कट किया, या कुछ आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हैं या क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं? वाई ऐसा क्यों है? आपको लगता है आप में टैलेंट है? मालूम नहीं, कोशिश तो कर। हम में टैलेंट है तो और भी लोगों में टैलेंट है। आई बिलीव टैलेंट हर जगह है, ह्यूमन्स आर बॉर्न विद टैलेंट, इट जस्ट हमें या तो उसको, इट्स लाइक अ डायमंड, जेम कहते हैं ना, हमने टैलेंट को ग्रूम नहीं किया। कुछ होते हैं, देखिए कुछ होते हैं नेचुरल एक्टर्स, बाय बर्थ वो आते हैं, उनको पता है। कुछ होते हैं अनअवेयर एक्टर्स, मेरा मानना है अनअवेयर टैलेंट, उनको खुद नहीं पता होता जब आप उनको अवेयर ना कराओ। अगेन बैक टू द कास्टिंग प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर, जिनकी ये जॉब्स होती हैं बेस्ड टोटली ऑन दिस कि वो टैलेंट बेस्ड एक्ट्रेस को उठाएं जो उस स्पेसिफिक कैरेक्टर में फिट हो सके, और जो कि नहीं होता और उनको लगता है कि उसकी अपीयरेंस या फिजिक वैसी है, तो मेक श्योर करें कि वो उसकी ट्रेनिंग वैसे करें, रिहर्सल्स में वर्क करें कि वो उस कैरेक्टर में फिट होना शुरू हो जाए। मेरा एक सवाल ये भी है आपसे, जो हमारे एक्टर हैं उनको हम, उनके जो डायरेक्टर हैं उनको गेटअप तो दे देते हैं लेकिन उनको कैरेक्टर नहीं समझाते, तो इसके पीछे क्या डायरेक्टर का मसला है, ये राइटर का मसला है कि वो राइटिंग करते वो ब्रीफ नहीं करता कि उसका कैरेक्टर क्या होगा, या एक डायरेक्टर ब्रीफ नहीं करता एक्टर को कि उसका एक्टिंग क्या होगी, वो सिर्फ गेटअप कर देता है, यानी कि दाढ़ी है, मूछें हैं, बड़े बाल हैं और दंदासा हाथ में लिया हुआ है, बट अगर जो भी वो कर रहे होते हैं, कहाँ लैग कहाँ हो रहा है कि हम ऐसी फिल्में बना ही नहीं पा रहे? अगेन इट्स ऑल अबाउट मनी। एक्चुअली वही बात है, पैशन हमारे काम से निकल गया है। तो पहले वक्तों में डायरेक्टर्स एंड कास्टिंग प्रोड्यूसर्स वगैरह एफर्ट डालते थे एक्टर्स में, उनसे रिहर्सल्स करवाते थे, डायलॉग्स अगेन एंड अगेन 3 months 4 months चलते थे रिहर्सल्स, जब तक वो चीज़, वो कैरेक्टर निकल के ना आए। आपको इतनी बड़ी फिल्म्स हैं, लाइक यू नो संजय बंसीरा इज़ नोन फॉर दिस, कि वो कैरेक्टर निकाल के रहता है। बिल्कुल ऐसा आप यू नो लाइक दीपिका मार्शल, दीपिका इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन संजय बंसीरा ने अगर दीपिका को अपनी फिल्म में लिया है, वो जो कैरेक्टर पोर्ट्रे करिए संजय बंसीरा विल मेक श्योर वो ही करे। सेम विद आपके जितने भी हॉलीवुड डायरेक्टर्स हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एक्टिंग, कॉम्प्रोमाइज़ ऑन कैरेक्टर। हमारे यहाँ पर वही अगेन प्रॉब्लम सारा सिर्फ ये इतना सा है कि इट्स ऑल अबाउट हमें 1 महीने के इतने ड्रामास निकालने हैं, हमारी इतनी रेटिंग्स होनी चाहिए, तो हम सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे, तो हमने वो सारी चीज़ें मार दी हैं। अच्छा, मैंने पढ़ा था हॉलीवुड जो है अपनी 90% फिल्म टेबल में बनाता है, जैसे प्री प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, प्री राइटिंग और प्री प्रोडक्शन। पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये पाकिस्तान में स्कूल में भी नहीं है, स्कूल्स में आपको बिल्कुल भी बच्चों की गलती नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था जब मैं अपनी फिल्म यहाँ पे कर रही थी, मैंने 35 ADs को रिजेक्ट किया। 35 ADs बहुत बड़ी बात होती है, और मैं सर पकड़ के बैठ गई थी कि यार मुझे AD कैसे मिलेगा, बिकॉज AD के बगैर मेरी फिल्म नहीं बन सकती। बिल्कुल ऐसा ही। फिर मैंने 2 ADs जो इंटरेस्टेड थे सीखने में, मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। एक वर्ड यूज़ करते हैं हॉलीवुड में, इट्स कॉल्ड बाइबल। बाइबल जैसे आपकी हमारा कुरान है, क्रिश्चियंस की बाइबल है, वैसे ही फिल्म की एक बाइबल है। अच्छा। कि उसमें पूरी फिल्म लिख दी गई है, 90% जिसकी हम बात करते हैं उन्हें यानी प्री जो वर्क होता है, पूरी प्री प्रोडक्शन के फिल्म का स्केड्यूल, प्लान, एक्टर्स,
इवन के छोटी से छोटी चीज़ के एक कमरे के सेट में टेबल कहाँ होगी, उसके डिज़ाइन, फ्लोर मैप्स, एवरीथिंग इज़ देयर। कि अगर आपने एक कप रखना है और उस कप का कलर ग्रीन हो और वो पॉप आउट करे ग्लिटरी, तो वो भी डिटेल भी लिखी जाती है। इट्स सच डिटेल्ड वर्क। और जब तक वो बाइबल अप्रूव नहीं होती चीज़ें आगे नहीं चलती। एंड ये बाइबल में खाली बाइबल, इसमें भी पोस्ट प्रोडक्शन के बाद भी बाइबल, एक्चुअली जब आप पिच करने भी जाते हैं किसी प्रोडक्शन हाउस को, उधर भी एक बाइबल यूज़ की जाती है। वो बाइबल वो होती है अगेन जिसमें आप कौन से एक्टर्स ले रहे हैं, आपकी फिल्म की स्टोरी, स्क्रिप्ट वगैरह, बजटिंग, एवरीथिंग इज इन देयर। अच्छा, ये जो आपने बताया प्री प्रोडक्शन, पाकिस्तान में मैंने देखा है कि आर्ट, जैसा आपने आर्ट की बताया, कब पाकिस्तान में तो आर्ट का भी मैंने कुछ देखा नहीं, आर्ट वर्क किस तरह होता है या नहीं होता है, मतलब ये भी बहुत दूर है सारी चीज़ें। क्योंकि ज़्यादातर मैंने फिल्मों में देखा है कि वो ओपन लोकेशन देख लेते हैं, रियल लोकेशन, सनलाइट में शूट कर दिया। सेट्स तो हाल में सिर्फ ड्रामों में ही सेट बनते होंगे, वो भी घर के अंदर, तो इसके हवाले से भी बहुत दूर हो गए हम लोग। आर्ट में हम अच्छे हो सकते थे। अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ट सीख के निकलते हैं, बहुत आई थिंक KU इज़ यूज टू बी, अब तो मुझे नहीं पता जी, मैं नई स्टूडेंट से नहीं मिली हूँ। KU स्क्रैप से आपको काम सिखाता है। आर्ट का एक्चुअल मतलब ही होता है हमारी फिल्म्स इंडस्ट्री में कि आप स्क्रैप से कुछ बनाओ, क्योंकि पूरी फिल्म का एक मकसद होता है एंड दैट इज़ कि मिनिमम कॉस्ट पे आपने फिल्म बनानी है, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो या आपका आर्ट वाला हो। तब आर्ट इज़ लाइक एन एक्सपेंसिव डिपार्टमेंट। आर्ट, अब आपको खाली लैम्प चाहिए विच वुड बी कॉस्टिंग, चलो एंटीक मिडीवल टाइम का लुक दे रहे हो तो इट्स गोना बी वेरी एक्सपेंसिव, आप मार्केट से जाओगे उठाओ। सो व्हाट वी डू इज़ वी क्रिएट। गेम ऑफ थ्रोन्स देख लें, लाइब्रेरीज की बुक्स तक क्रिएट की गई हैं, हाथों से, स्क्रैप से क्रिएट किया, पूरी प्रोडक्ट दिखाया है उन्होंने कि किस तरह क्रिएट की है। तो फिल्म का आर्ट इज़ क्रिएटेड फ्रॉम द स्क्रैप। अगर कोई भी मेरे नज़र में कोई भी अगर आर्ट डायरेक्टर आकर मुझे बोलता है कि रेंटल पर हम ये चीज़ें उठा लेते हैं, हम रेंटल पर हम सारा क्रिएट कर देंगे, तो आई थिंक इज़ नॉट एन आर्ट डायरेक्टर फॉर फिल्म। मे बी ठीक है, आप TVC के लिए चल जाता है बिकॉज TVC हैज़ बिग मनी कमिंग इन एंड इनको वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, बट पीपल डोंट केयर दैट, गलत है वहाँ पर भी। तो आर्ट इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग फ्रॉम द स्क्रैप। अगर आप स्क्रैप से नहीं बना रहे हो और आप सब कुछ मार्केट से ला रहे हो तो यू आर एन इंटीरियर डिज़ाइनर, क्रिएटिंग वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, क्रिएटिव काम कुछ नहीं कर रहा आप चीज़ें। अगर आपने यही करना है तो आई थिंक आई वुड हायर अ मैनेजर जो परचेजिंग करे, जो परचेजिंग करके ला के रख दे, तो फिर आर्ट डायरेक्टर का क्या काम हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। एक मैं बहुत बड़ा इशू मुझे लगता है, मैं नोटिस कर रहा हूँ आजकल जो हो रहा है सोशल मीडिया पे, कोई भी एक्टर, कोई भी टिकटॉकर या कोई भी थोड़ा सा वायरल हो जाता है तो ड्रामों में या फिल्मों में उनको लीड रोल मिल जाता है, उनको एक्टिंग का पता ही नहीं होता। तो ये क्यों हो रहा है इंडस्ट्री में? मतलब लोगों को एक्टर की ज़रूरत नहीं, कोई भी वायरल उसको बना के आपने ड्रामा बना दिया है, फिल्म बना दी है, तो अब मैं किसको, आप कैसे देख रही हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं। इंडस्ट्री को लगता है कि लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं, दैट इज़ एन इशू। तभी अगर आप देखें कि हमारी फिल्म्स की क्वांटिटी की तो बात ही नहीं करें, क्वालिटी इम्प्रूव नहीं हो रही है। लाइक ड्रामा लगती है, नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। अगर आप इन्हीं सोच, ये सारी जो आपके प्रिंसिपल्स, आपकी सोच रहेगी, आपकी फिल्म्स कभी बेहतर नहीं हो सकती। आपने एक्टर लेना है जो आपके कैरेक्टर पर फिट हो सके, जो एक्ट कर सके। डजेंट मैटर सही है सोशल मीडिया का है, एक्ट कर सकता है, कैरेक्टर समझ सकता है, दैट मैटर्स। हमारे यहाँ पर सिर्फ अभी ये है कि सोशल मीडिया जब से आया है कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, अगर फला बंदे के फॉलोअर्स ज़्यादा है, यार उससे एक्टिंग करवा लो, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है कि इट्स लाइक व्यू, हाँ व्यू, अगेन इट्स व्यूअरशिप बढ़ेगी, ज़्यादा पैसा आएगा। हालांकि आई थिंक अगर आप राइट चैनल से करो ना और सोचो, आप पूरी दुनिया में नाम बनाओगे। अच्छा, मैं बेसिकली आप भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं पाकिस्तान में, कुछ अपने इस प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। क्या आजकल क्या मसरूफियात है आपकी, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं? मैंने लास्ट ईयर एक शॉर्ट फिल्म पाकिस्तान में शूट की है एंड वो पाकिस्तान की कहानी से रिलेटेड है। तो उसके लिए वो बेसिकली बाहर का प्रोजेक्ट है जिसकी एग्जीक्यूशन हमने यहाँ पे की है, उसकी मार्केटिंग वगैरह सब बाहर देख रहे हैं।
तो और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह के लिए भी internationally जाएगी वापस इंटरनेशनली जी। वो एक दो जगह पे ऑलरेडी बुकड एंड ब्लॉक्ड है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका पाकिस्तान में काम करने, मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, आफ्टर दैट जब आप आई वहाँ से पढ़ के? मैंने पाकिस्तान में जब जब काम किया है मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, और मैंने हर दफ़ा बहुत पॉजिटिवली सोचा कि शायद इस बार कुछ चेंज आया हो, शायद अभी नई जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स आई है तो अभी कुछ चेंज आया हो। लेकिन जो भी नया आता है ना वो दोबारा उसी रास्ते पे चला जाता है जो पुराने लोग जिस तरीके से चल रहे हैं। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज मसला ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई एम अ डायरेक्टर, आई नीड अ सिनेमाटोग्राफर जो अपनी जॉब करे, आई नीड अ साउंड डिज़ाइनर जो अपनी जॉब करे, प्री प्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन कोई भी नहीं करता प्री प्रोडक्शन। तो मैंने अपनी पूरी फिल्म की 2 साल प्री प्रोडक्शन खुद की है। 2 साल आपने की? 2 साल, क्योंकि आई वॉज द ओनली वन डूइंग वर्क फॉर एवरी वन, और मैं सबका काम बाहर भेज रही हूँ। किनको? फॉरेनर्स को, जो मेरी फिल्म की मार्केटिंग देखेंगे, जो इस फिल्म पे और इस प्री प्रोडक्शन पे फैसला करेंगे कि इसकी मार्केटिंग में उन्होंने पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। अब मैं उनको क्या बोलूँ कि मेरे मुल्क में लोग इस तरह काम नहीं करते। इट्स तो अनएक्सेप्टेबल। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका? इट वाज अ बैड एक्सपीरियंस, बट कुछ मुझे उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक इतनी मुश्किलात आई कि इसी तरह मार्केट में नाम भी बना। अच्छा, बिकॉज बदनाम से नाम बना Because- बेसिकली। इंडी फिल्म मेकर्स, बेसिकली आई एम एन इंडी फिल्म मेकर। मार्केट हमारी है कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री की। इंडी फिल्म मेकर का अभी भी मुझे याद है कि मैं अभी भी शूट्स पर अपनी या किसी पे लोगों को समझा रही होती हूँ मतलब क्या है, एक्चुअल क्या मतलब है। बिकॉज जहाँ पर फिल्म मेकर का नाम आता है लोग कहते हैं कि बजट कितना लग रहा है, पैसे कितने आ रहे हैं। तो पीपल डोंट सी कि इंडी फिल्म मेकर्स सेल्फ फंडेड होती हैं एंड उनका हमारे पास इन्वेस्टर्स नहीं होते, तो इट्स नॉट लाइक बिग मनी कमिंग इन, हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जो भी वो अपनी जेब से जा रहा है। तो वो चीज़ नहीं देखी जाती, इसको कमर्शियल फिल्म की तरह ही लिया जाता है। तो बाकी जो आपकी फिल्म में जो आपने बना रही थी उसमें एक्ट्रेस के साथ कैसा रहा आपका? आई थिंक जो मेरी ए लाइन कैटेगरी ऑफ एक्टर्स हैं, it was very difficult. I thought it would not happen to me, but it did happen. There's a very famous actress, a very famous actress. She did something which I couldn't believe that she would do. और नाम क्या है इनका? बता दें, हमें भी, हमारी ऑडियंस को भी बता रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन था जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। इतना मेहनत कर रही हैं आप, 2 साल से प्री प्रोडक्शन कर रही हैं, एंड इतनी मेहनत के बाद कर दें। नाम से पहले तो उन्होंने जो किया, पहले उसके वो बारे में बात वो तो बहुत करते हैं। ज़रूरी है, वो बताएं कि ऐसा क्या किया उन्होंने। उनके साथ हमारा सब कुछ अग्रीमेंट्स वगैरह सब कुछ हो गया कि वो मेन लीड प्ले करेंगी, एंड ड्रेस मेजरमेंट्स हो गई, उनके कपड़े बन गए, सब कुछ हो गया, उनकी ज्वेलरी ले रही, एवरीथिंग। सो अभी तक हम उन पे बिफोर द फिल्म हम उन पे तकरीबन 1 लाख रुपए लगा चुके हैं। सही है, ठीक है। 1 लाख लगाने के बाद उनको स्क्रिप्ट दे दी गई, रिहर्सल्स, एवरीथिंग्स डन। फिल्म की शूट की डेट्स फाइनलाइज हो चुकी हैं, उनसे उनके सीन्स फाइनलाइज हो चुके हैं, एंड शूट से एक्चुअली 2 दिन पहले उनकी कॉल आती है, एंड उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा हो सकता है कि मैं सेट पर 2 घंटे के लिए खाली आ जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप मेन लीड हैं, आपका सबसे ज़्यादा काम है, और ये डेट्स हमने आपके साथ पहले की हुई है फाइनलाइज। कहती है अच्छा से ये छोड़ दो, मैं देख लेती हूँ। सेट पर आ गई वो, सेट पर आई। अब हम लोग सुबह से शूट कर रहे हैं। अब जब फाइनली उनका सीन आया तो हमने उनको बोला कि ईडी को बोला कि जाके उनको लेकर आएँ। तो वॉकी टॉकीज बजने लगे समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। लोग स्पॉट बॉयज भाग रहे हैं, जी क्या हुआ है, पूरा क्रू खड़ा है, एंड एकदम से खबर आती है कि वो तो सेट छोड़ के चली गई है। सेट छोड़ के चली गई? सेट छोड़ के चली गई है। लड़ाई वड़ाई हो गई थी क्या, कोई ऐसी प्रॉब्लम? ऐसा ही लगा पहले कि क्या हो गया, मतलब किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, सेट छोड़ के लड़ाई हो गई है, किसी से बात खराब हो गई है, क्या कोई भी ये हैंडल कर लेते हैं, कुछ भी है, प्रोडक्शन मैनेजर 10 लोग हैं, वी कैन हैंडल इट आउट। ना कॉल आई है मुझे ना किसी को, तो माई डी कॉल,
तो मैंने फ़ोन लिया फ़ौरन, बिकॉज टेंशन थी, अभी उनका सीन है और हमारे पास लाइट जा रही जा है, रही होती एंड वी हैव ऑलरेडी पुट टू मच मनी इन दिस वन डे, एंड ऑलरेडी नीचे क्योंकि शादी का सेटअप था, 200 एक्स्ट्रास थे वहाँ पर 200 एक्स्ट्रा। जिनको पैसे देने हैं हमने। एंड देन शी सेज टू मी ऑन द फोन, मैं जो बात मैं सुन के हिल गई, मतलब मैंने पहले कभी ये बात सुनी नहीं है। कहती है कि मैं नहीं इस जगह पर काम कर सकती। मैंने कहा वजह? कहती जगह इज़ टू टैकी, अच्छा, गंदी जगह है। मैंने कहा आपका कमरा तो मैंने साफ़ करवाया है, स्प्रे करवाया है, एवरीथिंग हमने करवाया है, क्वेश्चंस ले ली थी सारी। एग्जैक्टली। और मैंने उनको ये भी बोला कि इस जगह पर आपको पता है कितनी फिल्में इससे पहले शूट हुई हैं, इट्स अ वेरी फेमस लोकेशन जिस पे बड़ी बड़ी अभी भी बहुत सारे प्रोडक्शन चैनल्स की फिल्म्स एंड शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं और बड़े बड़े एक्टर्स आके काम करके गए हैं। नहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो मैंने कहा शादी का माहौल है, लोग तो होंगे। नहीं बस मुझे घबराहट हो रही है, मैं काम नहीं कर सकती। और मेरे फ़ोन मुंह पर फ़ोन काट दिया टक, फ़ोन बंद और मोबाइल भी ऑफ कर दिया। गॉन, मोबाइल ऑफ गॉन। ओए अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि उस टाइम पर या तो मैं रैप अप करते हम लोग सेट पूरा और हम जाते उनको मनाने एंड एवरीथिंग, बट वी वर लूजिंग लाइट। और अभी जो हम उनका सीन अभी स्टार्ट करना था, जो मेजर ए रोल्स थे हमारे, एंड हम नहीं कर पाते। तो हमने कहा जब तक बी रोल्स हम शूट कर लेते हैं और फिर अब हम फिगर आउट करेंगे हमने किसको लेना है। बिकॉज मैंने कहा कि सही है, इफ़ शी इज़ बीइंग सो अनप्रोफेशनल, ये आज पहले दिन तंग कर रही हैं तो कल भी आएंगी तो इन्होंने वही हरकतें करनी हैं। इट वाज शॉकिंग नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर द होल क्रू, बिकॉज वहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग थे बैठे हुए जो बहुत पुराने हैं माशाल्लाह से, वेरी सीनियर पीपल। बट आई थिंक ये होता है। दिस इज व्हाट आई से इवेंचुअली बताया अभी तक। उनका नाम है, इतने प्रोफेशनल अगर उन्होंने किया है रवैया कि आप सेट पे मतलब सीन रेडी है और वो चले जाए, तो पता तो चलना चाहिए ना लोगों को भी कि कल कोई नया आदमी, जैसे आप फिल्म बना रही हैं, कोई और ना उनको कास्ट कर ले। आपने तो फिर आपने मैनेज कर लिया। एक्चुअली मेरा कंसर्न है बिकॉज उनकी वजह से आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। तो मेरा ये कंसर्न अगले हर उस फिल्म मेकर के लिए होगा जो अगर उनको कास्ट करे तो पहले ये चीज़ें देखे कि वो सेट से ना गायब हो जाए, क्योंकि कहीं और जगह से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं या कुछ। हकीकत है, मतलब इतना आपकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई होती है और हर पल आपका, हर मिनट जो होता है वो पैसा ही जा रहा होता है आपका। एंड हर नेम इज़ एक्चुअली सकीना सम्मो। सकीना मैडम? जी, सकीना मैडम पीटीवी के टाइम से आ रही हैं। बिल्कुल डेफिनेटली हम सब जानते हैं और हमने इनके बड़े ड्रामा देखे हैं और डेफिनेटली हम तो कब से देखते आ रहे हैं। तभी इट वाज अ शॉक फॉर मी। एक्सपेक्ट नहीं करता, ऐसी बात है। क्या आप नहीं कर सकते? मैं इस सवाल को कंटिन्यू करूँ कास्टिंग कॉच पे, जैसे बता रहे थे कि जो नई लड़कियां हैं इंडस्ट्री में नहीं आ रही हैं, इसकी वजह ये भी है या उनको इनकी टांग, जैसे आप जो बता रही, जैसे डायरेक्टर अगर फीमेल है तो उसकी टांग खींचने को काम नहीं करने दे रहे, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि वुमेन पावर भी तो होनी चाहिए ना। वुमेन कैसे आएंगे इंडस्ट्री में? या तो सिर्फ इसलिए, या तो उनको काम मिल रहा है जो बेचारी कास्टिंग कॉच का शिकार है, या तो ये है कि जो अपने स्टैंड ले लिया जिसने वो इंडस्ट्री से बाहर है। एक्चुअली यही है, इट्स लाइक माय वे और द हाईवे। मैं अपने स्टाइल में बात बोलूँगी कि इंडस्ट्री फॉर वुमेन इट्स आइदर कास्टिंग काउच, ठीक है, या हरासमेंट आप कर लो कि अगर आप जब तक आप किसी के साथ इन हो जाओ तो आपको काम मिलेगा, ठीक है, आपको लोग तंग नहीं करेंगे। बैठ के काम नहीं मिलेगा। शॉर्टकट्स अगेन, बैठ के काम इज़ डिफ़िकल्ट। बैठ के इट्स नॉट टैलेंट बेस्ड। सी, समझ गया मैं। तो वही है कि एक प्रोड्यूसर का दिल चाह रहा था उसने एक लड़की को एक्ट्रेस बना दिया, उस पर खर्चे भी कर रहे हैं एंड फिल्म भी बन रही है, लेकिन एक्चुअली एक एक्चुअल स्टोरी है। मैं फिल्म की बात नहीं करूँगी कौन सी है, वो फिल्म बीच में बन के रुक गई। उसमें यही कहानी कि प्रोड्यूसर जो फिल्म एक्ट्रेस कास्ट की थी वो प्रोड्यूसर की चॉइस पे थी। अच्छा, तो बोला आएगी तो यही आएगी, एंड बाद में प्रोड्यूसर वाज गेटिंग अपार्टमेंट फॉर हर एंड ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग, वो फिल्म के पैसों से, जो फिल्म के इन्वेस्टेड पैसे। फिल्म तो ना वही तो कोई और फिल्म बन रही थी। वही बेसिकली कुछ भी बन सकता है। यानी कि आपने फिल्म का नाम दे के अपनी फिल्म बना रहे हैं, छोटी सी अपनी फिल्म बन रही साइड में।
कुछ ऐसा ही था। तो इवेंचुअली ये हुआ कि फिल्म पे 10% खर्च हुआ, फिल्म पूरी कंप्लीट नहीं हुई, फिल्म का पैसा खत्म। तो मतलब आज भी प्रोड्यूसर जो है अपनी मर्जी से लड़कियां रखते हैं जिनसे उनके रिलेशन हो या जो भी इन होती हैं। एक कास्टिंग काउच का है प्रॉब्लम, और दूसरा ये है कि एक फेवरेटिज्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि रखना किसको है। हमारे यहाँ पे पहले से ही डिसाइड कर लिया जाता है कि फिल्म बनी नहीं होती अभी, सिर्फ फिल्म का नाम या सोच होते कॉन्सेप्ट, और हम डिसाइड कर लेते हैं हम फला एक्ट्रेस को लेंगे बिकॉज शी इज़ क्वाइट फेमस राइट नाउ। सही है, वो हम पहले से डिसाइड कर चुके होते हैं। एंड अगर आप चलो ये एज अ राइटर या एज अ डायरेक्टर आप बोलते भी हो कि नहीं आई वांट टू टेक अ न्यू कास्ट और समवन न्यू, तो पहले बोल दिया जाता है कि हम इन्वेस्टर्स हम पैसा नहीं लगा रहे, या हम टीवी वाले हम पैसा नहीं लगा रहे। अच्छा महक, हम पाकिस्तान में जो फिल्म बना रहे हैं, हम फिल्म उस लेवल की बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, या हम जो फिल्म देखने जाते हैं तो हम ड्रामा देख रहे होते हैं? आपको पता ही है पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही हैं वो सिर्फ लाइक अ ड्रामा ही है। कुछ है इसका रेजोल्यूशन, या हम मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे, या आप जैसे लोग आगे बढ़ के कुछ स्टैंड लेंगे? आई थिंक हम इस तरह चलते रहे जिस तरह से हम चल रहे हैं तो हम कभी भी नहीं बना पाएंगे। तो मतलब कभी मतलब हम पाकिस्तान इंडस्ट्री बिल्कुल ही डाउन एंड डाउन। हम हर एक नया बंदा आएगा, फिल्म शौकीन, जिसको मैं फिल्म शौकीन बोलती हूँ, दे नॉट फिल्म मेकर्स, पैसा भी लेकर आएगा, फिल्म भी बनाएगा, और फिल्म नहीं होगी, और वो होगी इवेंचुअली फ्लॉप। रीज़न ही यही है कि आप देयर सर्टेन वेज टू प्रोड्यूस अ फिल्म, आप वो टेक्निक्स एंड टूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे। फिल्म इट्सेल्फ इज मतलब इट्स साइंस। जब मैंने फिल्म पढ़ा था तो मुझे तो पता था फिल्म इज साइंस, और मुझे लिटरली हम लोग कैमरा खोल के पढ़ाते थे। सही है, आपको फिल्म के एक तरीके हैं, हमें साइकोलॉजी पढ़ा जाती है, साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी, फिल्म को समझने के लिए, ह्यूमन माइंड को समझने के लिए। कहते हैं ह्यूमन साइकी को समझोगे तो कैरेक्टर समझोगे। इतनी डेप्थ में वो कैरेक्टर के ऊपर बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ राइटिंग की बात करूँ एज अ राइटर, ये तो खाली राइटर की मैंने बात की अभी, ठीक है। फिर आती है प्री प्रोडक्शन में, जब आप अपने फिल्म की शॉर्ट डिज़ाइनिंग करते हैं तो शॉर्ट डिज़ाइनिंग में कैमरा एंगल्स पहले से डिसाइड कर लिए जाते हैं कि आप कौन से एंगल्स लेंगे, कौन से कितने शॉट्स लेंगे। आपने ये नहीं होता आपने एक कैमरा इधर रखा, कट टू कट, आपका कट लिया, दूसरे का कट लिया, इट्स डन, क्योंकि देन दैट्स ड्रामा। फिल्म नीड्स मूवमेंट, एग्जैक्टली, फिल्म इज व्हाट, फिल्म नीड्स मूवमेंट, ठीक है। फिल्म में टाइट फ्रेम्स नहीं होते, कॉन्सेप्ट नहीं है। फिल्म कहता है कि कैमरा एक्टर के हिसाब से मूव होता है फिल्म में। ड्रामा में कैमरा वो एक्टर कैमरे के हिसाब से मूव होता है, ठीक है। दिस इज मेजर, इट्स अ मेजर डिफरेंस। अब मुझे एज एन एक्टर मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि आई एम वॉकिंग फ्रीली, बट मेरा कैमरामैन बोलता है आप इतना नहीं आसपास घूमे, आप इस तरह हाथ खोल के मत चले, बट दैट इज द कैरेक्टर। उस बंदे का, जोकर का फॉर एग्जांपल आप देख लें, जोकर का कैरेक्टर क्या है, तो उन्होंने उस कैरेक्टर के हिसाब से उसके एस्पेक्ट रेशियो, उसका शॉट डिज़ाइन, कौन से लेंसेज यूज़ करेंगे वो डिसाइड किए हैं। स्क्रिप्ट से, स्टोरी से ये डिसीजंस निकलते हैं, टेक्निकल डिसीजंस, कि मैं 35 mm का लेंस यूज़ करूँगी इस शॉट के लिए, या मैं 85 यूज़ करूँगी। इसलिए नहीं होता यार 35 पर फोकस आसान है, 85 पे फोकस करना मुश्किल है, 35 लगा लो, ये नहीं होता। आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि अभी पाकिस्तान फिल्म बन ही नहीं पाएगी, इतनी मुश्किलात है अगर एज अ प्रोफेशनल बनने जाएंगे। तो फिर मेरा से आपसे आखिरी सवाल है कि हम आपकी फ़िल्म कब देख पाएंगे? इंशाल्लाह मेरी फिल्म रिलीज़ होगी नेक्स्ट ईयर, बट मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल का इंटरनेशनली। इट्स अ शॉर्ट फिल्म। अच्छा, शॉर्ट फिल्म, बट इट हैज़ उसकी प्री सारी फीचर फिल्म वाली है, तो वर्क एंड इनपुट सारा फीचर फिल्म वाला है। थिएटर में देखना चाहते हैं आपको? इंशाल्लाह एज अ डायरेक्टर बेसिकली आप वहाँ से स्टडी करके भी आई हैं, तो जो आप सीख के आई हैं वो नज़र तो आए स्क्रीन पे, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो ड्रामा ही देख रहे हैं, तो हम घर पे बैठ के देख लेते हैं, हम थिएटर जाते ही नहीं है। बिल्कुल, डेफिनेटली, क्योंकि जो एक्टर्स ड्रामा में है वही थिएटर में है, तो मैं जाके क्यों देखूँ फिल्म, मैं घर पे उनको देख लेता हूँ। अब जैसे सबा कमर हैं या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो ड्रामों में भी आ रहे हैं, अब मैं
1000 का टिकट लूँ और उनको जाके सिनेमाज में उन्हीं की फ़िल्म देखूँ। बेसिकली हम फिल्म तो इंसान एक्टिंग देखता है ना, एक्टर्स को पसंद करता है, वो तो मुझे घर पे भी दिख रहा है। तो उसके लिए भी कोई ऐसा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैंने पूछा कि हम कब एज अ डायरेक्टर आपकी फ़िल्म देख सकेंगे थिएटर में। एक्चुअली पहली चीज़ आपकी जो उसका जवाब है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को छोड़ के पूरी दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री को उठा लें, वहाँ पर टीवी एक्टर फिल्म में काम नहीं करता, बहुत रेयर है, रेयर केसेस। हमारी एक वाहिद इंडस्ट्री है जिसमें टीवी एक्टर्स को उठा के फिल्म में डाला जाता है। यू आर टोटली राइट ऑन दैट। दूसरी चीज़, आपको मेरी फिल्म इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 इयर्स देखने को मिलेगी, बिकॉज पहले वो दिखेगी बाहर। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बाहर, इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज़ की कोलैबोरेशन है उनके साथ। तो हम लोग पहले ऑलमोस्ट 120 कंट्रीज़ में हमारी फिल्म दिखेगी पहले। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है, जब वो टेन्योर पूरा होगा तो उसके बाद आई हैव द राइट्स टू शोकेस इट अराउंड। थैंक यू महक। नाजरीन, जाने से पहले हमेशा एक बात कहता हूँ मैं कि किसी को कामयाब करना है तो पहले उसकी कामयाबी किसी और की कामयाबी का हिस्सा बने। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।